बड़ी खबर इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। बीजेपी जरूर बहुमत से पीछे रह गई, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अब बीजेपी की संख्या कम हुई और एनडीए की भी संख्या कम हुई। इसके पीछे वजह क्या रही, यह विश्लेषण का विषय है। पीएम मोदी जरूर एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यह तय है, सरकार उनकी बनने जा रही है और थोड़ी देर में ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम मोदी, जो कि हमेशा से चुनाव के नतीजों के बाद वो मुख्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, क्योंकि रुझानों में नतीजों और रुझानों में नतीजे भी आने लगे हैं। रुझानों और नतीजों में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और थोड़ी देर में अब नजर टिकी है कि क्या कहेंगे इन नतीजों पर। पीएम मोदी का संबोधन होगा, जाहिर है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, किन मुद्दों पर रहेगा उनका फोकस। और जो राहुल गांधी कुछ देर पहले आए थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और साफ साफ ये कहते हुए कि ये पीएम मोदी की नैतिक हार है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और संविधान बचाने की लड़ाई में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। अब तक का अपडेट आपको हम बता दें, एमपी के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी को करारी मात दी है, बहुत बड़े मार्जिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते हैं, गढ़ है उनका। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत एमपी में तो कम से कम बीजेपी के लिए अच्छी खबर रही कि 29 की 29 सीटों पर रुझानों और नतीजों में आगे एमपी के गुना से अब खबर आ गई है, अब जीतने की खबर आ गई है। अब लीडिंग के साथ साथ अब जीत की भी खबर आ रही है। गुजरात से भी खबर आई है, कांग्रेस प्रत्याशी को 7,73,000 वोटों से नवसारी से सीआर पाटिल ने हराया है, बड़े मार्जिन से हराया है कांग्रेस प्रत्याशी को। गुजरात में भी क्लीन स्वीप बीजेपी की, एमपी में भी जरूर, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, यूपी, खासतौर पर यूपी ने निराश किया है। और ये एक बड़ी वजह है संख्या सिमटने का, क्योंकि यूपी जहां से उम्मीद थी, और कहा भी जाता है कि यूपी ही वो राज्य है जहां से रास्ता होकर गुजरता है दिल्ली के लिए। यूपी की 80 सीट और 80 में 80 सीट जीतने का दावा था। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, हम उनका परिचय करवा दें। संजय बलौदी हैं हमारे साथ, मीडिया कोऑर्डिनेटर उत्तराखंड के, और साथ ही विक्रम उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और चैनका उनियाल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। मैं सबसे पहले चैनका जी आपके पास आऊंगा, कांग्रेस की जीत या फिर बीजेपी की हार? देखिए, कांग्रेस तो जीती है, बट ये मोदी जी की नैतिक हार है। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 400 पार भाजपा के लिए, बल्कि वो 250 भी पार नहीं कर पाए। दूसरी बात आप ये देखिए कि बार बार राहुल जी के लिए कहा जा रहा था कि वो अमेठी से भाग गए, वो जानबूझ के 2 जगह से लड़ रहे हैं क्योंकि उनको वायनाड में खतरा लग रहा है। लेकिन राहुल जी ने दोनों ही सीटों पे न सिर्फ एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत अर्जित की, 4 लाख के लगभग मार्जिन से वो जीते हैं, और दूसरी तरफ अमेठी से जो हमारे एक आम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 40 साल अपने दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने स्मृति ईरानी जी को मोर देन 1 लाख वोटों से हराया। दूसरी तरफ हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं कि वो इलाहाबाद में लगभग 1.5 लाख वोटों से ही मात्र जीते हैं। और जिस प्रदेश से मोदी जी खुद लड़े, वाराणसी से, वो खुद जो जिस प्रदेश से लड़े हैं, वाराणसी से लड़े हैं, उत्तर प्रदेश से, वहां पे बीजेपी को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया। तो ये एक नैतिक हार बनती है प्रधानमंत्री जी की, कि लोगों ने जो मोदी सरकार की बात हो रही थी, अब की बार मोदी सरकार, तो मुझे लगता है ये अब की बार जनता का वार था, उन्होंने मोदी जी को पूरी तरह नकारा। ईवीएम ठीक था इस बार? देखिए, ईवीएम को लेकर के मैं ये कहूंगी, बार बार ये कहा जाता है ईवीएम ठीक था, ईवीएम ठीक था। टेक्निकल कोई भी चीज़ हो, उसमें रिग होने की संभावनाएं हमेशा रहती है, वो 100% प्रूफ कभी भी नहीं होता। दूसरी चीज, कांग्रेस ने हमेशा सजग रह करके तमाम तरह के कहते हैं ना, मानसिक रूप से दबाव बनाने की, मनोवैज्ञानिक खेल खेलने की कोशिश की गई। ये 400 पार का जो नारा था, वो भी एक मनोवैज्ञानिक खेल ही था, कि आपको दबाव में डाल दिया जाए कि देखिए आप नहीं आ रहे हैं, बीजेपी के वे 400 पार होता तो ईवीएम जरूर खराब होता। सजग नहीं रहती,
अगर कांग्रेस सजग नहीं रहती, बार बार जो तो आप कह रहे हैं कि अब तक के चुनाव में कांग्रेस लापरवाह रही है। 2019 में या फिर अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने कहा ईवीएम खराब था। राजस्थान सजग आप नहीं रही अब तक। सुनिए, राजस्थान की जहां तक बात है, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनका वोटिंग परसेंट भी वहां पे पिछली बार विधानसभा में मैं कह रहा हूँ सजगता में कमी। इससे पहले आप कह रहे हैं कि इससे पहले आप सजग नहीं थी, इस बार आप सजग हैं। देखिए सजगता, मैं कह रही इस बार ज्यादा सजग रहे हम। अच्छा, ज्यादा सजग रहे। पिछली बार थोड़े ज्यादा लापरवाही। हमारे जो आप चीजों को देख करके समझते हैं ना कि किस तरीके से आप लोग नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि चयनिका जी, ये अच्छा लगा कि ईवीएम को लेकर कहीं से कोई सवाल नहीं आ रहा है इस बार, कोई सवाल नहीं। ये अच्छी बात है। चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है आपको, ये अच्छी बात है। ईवीएम पर पूरा भरोसा है, ये अच्छी बात है। और लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव के तरीकों पर सवाल उठाना और बार बार सवाल उठाना, अगर मैं हार गया तो भाई ईवीएम खराब था, जीत गया तो ईवीएम सही था, तो ये चीजें अब आगे से सजग रहिए। बिल्कुल सजग होना आपकी जिम्मेदारी है, और आप पहले सजग नहीं थी, ये आपकी कमी हो गई। तो 2 दिन पहले भी ईवीएम मुद्दा था, अभी 2 दिन पहले भी ईवीएम मुद्दा था, और एग्जिट पोल में तो उन्होंने नकार ही दिया था कि एग्जिट पोल के उसमें डिबेट में कोई कांग्रेस का न तो कोई प्रवक्ता जाएगा ना कोई उसका कार्यकर्ता जाएगा। अब जाके उन्हें खुशी की लहर आ रही, मगर आप इतना कुछ मत होइए। आप इतना कुछ, सरकार जो है एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो महत्वाकांक्षी गठबंधन जो बना हुआ है अपने लाभों को लेकर, निजी लाभों को लेकर, वो भी टूट कर आएगा। ये मेरी भविष्यवाणी देख लीजिएगा आप सभी लोग। ये देखिए, आप सारे मतलब ये इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आप टीवी के ऊपर बैठ करके तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं। नहीं, तोड़फोड़ की नहीं, महत्वाकांक्षी। देखो, जब इतनी सारी चनेगा जी, जब ये देखिए चनेगा जी, जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन अलग अलग विचारधाराओं के टूटे हुए जुड़ गए। देखिए केजरीवाल सरीखे, ममता बनर्जी जैसे सरीखे लोग, है ना, गठबंधन महत्वाकांक्षी लोग अपने आप टूट जाते हैं जहाँ विचारधारा। अच्छा, एक सेकंड संजय जी, मैं ठीक है, एक सवाल, उसके बाद फिर मैं विक्रम जी के पास भी जाऊंगा। चयनिका जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको लग रहा है कि ये हमारी नैतिक जीत है, उनकी नैतिक हार है। संख्या अपनी जगह है, सरकार वो बनाने जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी को आपके एलआई पार्टी के उम्मीदवार ने हराया, कैसा लग रहा है सुनकर? देखिए, इसमें अपनी पार्टी की हार को देख करके कोई खुश नहीं होता, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी, इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार ने हराया, बीजेपी ने नहीं हराया। अब तो इंडिया अलायंस की पार्टी में आप पंजाब के अंदर भी देख सकते हैं, फिर तो आमने सामने लड़े, लेकिन लड़ाई फेयर होनी चाहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये एकजुटता कहाँ है फिर एक दूसरे को हराना? हमने नहीं, फिर आप ये बताएं, एक दूसरे को हराना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन दूसरे के घर को ठीक है। एक बड़ी खबर इस बीच, अब चूंकि जीत हार की खबर आने लगी है, तो अब महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से नारायण राणे जीते हैं। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रत्याशी विनायक राउत को हराया है 47,000 से ज्यादा वोटों से। रत्नागिरी से नारायण राणे की जीत हुई है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशी विनायक राउत को हराया है। जरूर महाराष्ट्र से भी नुकसान हुआ है, बिहार, यूपी, बंगाल, लेकिन मैं यूपी पहले आता हूं। विक्रम जी, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा, अयोध्या हारना, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये नारा, ये गाना बजता रहा। सीएम योगी कहते रहे ये चुनाव रामद्रोहियों और राम भक्तों के बीच है, लेकिन अयोध्या में अगर हार होती है तो इसका मतलब साफ है कि राम भरोसे अगर आप रह गए तो ये आपका नुकसान हुआ। देखिए, अयोध्या में हार जो है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि राम भक्तों की हार हो गई है, क्योंकि अयोध्या में पहले भी बीजेपी हारती रही है, लल्लू सिंह भी हारे हुए हैं। इस बार तो उम्मीद थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और बार बार ये कहना कि राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा था। मैं आपसे वहीं पे आता हूँ। देखिए, जब चुनाव ये हुआ है तब राम मंदिर का जो है प्रतिष्ठापन हो चुका था। एक जो ज्वार होता है ना किसी मुद्दे का, वो धीरे धीरे नीचे आता है। जब कोई अचीवमेंट हो जाती है तो नीचे आता है धीरे धीरे। उस तरह का लोगों में
एक हिस्टेरिक जो है, जो लोगों को लगता है नहीं ये काम करना है, वो नहीं रहा। और मैं फिर कहता हूँ कि अयोध्या में बीजेपी पहले भी हारती थी, विधानसभा भी हारती रही है, लोकसभा भी हारती रही है। इस बार जो कम्बिनेशंस बना है अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का, यानी कांग्रेस और सपा का, उसमें ये जो अयोध्या की सीट है उसी में गई है। आप कह रहे हैं कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया। जी, क्योंकि जातिगत समीकरण वहाँ पे, या मैं कह सकता हूँ जो है एक वर्ग का, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो वोट का बंटवारा हमेशा उत्तर प्रदेश में होता है, उसका एक बड़ा एक और ब्रेकिंग ओम बिरला राजस्थान के कोटा से जीत गए हैं। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजाल को 41,000 वोटों से हराया। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोटा से ओम बिरला जीते रहे हैं। ये फंसे हुए थे और जरूर 41,000 वोटों का मार्जिन ओम बिरला जैसे बड़े कद के नेता के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत नहीं है। और यहाँ राजस्थान से भी बहुत नुकसान बीजेपी को हुआ है। राजस्थान में मैं यूपी की बात कर रहा था, राजस्थान में क्या ऐसी स्थिति रही? राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ जो 25 की 25 का रिकॉर्ड था वो टूट गया? देखिए, अलग अलग सीटों से राजस्थान के अलवर से भूपेंद्र यादव जीत गए हैं। अलग अलग सीटों की खबर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव को 58,000 वोटों से हराया। यहाँ भी वही 50-58, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक संदेश साफ है विक्रम जी कि अगर आप जीते भी हैं तो वो जीत आपको जश्न मनाने का मौका नहीं दे रही है। देखिए, राजस्थान में बीजेपी जातीय संघर्ष में उलझ कर रह गई। वहाँ देखिए राजपूतों ने बीजेपी का ज़बरदस्त विरोध किया, जाटों ने वो समर्थन नहीं किया। पिछली बार जो देखेंगे तो जाट और राजपूत जो सब लोग थे बीजेपी के साथ थे। इस बार जो है मुख्यमंत्री बदलने से कह लीजिए, वहाँ की स्थितियाँ बदलने से समझिए, कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ बयान ऐसे आए हैं जिसमें राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ वसुंधरा राजे आपको लग रहा है? जी, वसुंधरा राजे एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन देखिए बीजेपी में एक अच्छी परंपरा ये है कि किसी को ऐसे उठा के नहीं बाहर किया गया। सब लोगों ने 2 टर्म 3 टर्म मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया है और उनकी एक सेवा लंबे समय तक बीजेपी ने ली है। उसके बाद एक उम्र का भी है तकाजा, और आगे नेतृत्व किसी को ऊपर अगर लेके आना है तो आपको, कुछ लोगों को तो आपको कहना पड़ेगा कि अब आपकी पारी यहाँ खत्म होती है। ठीक है, मैं जी देविकी नंदन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देविकी नंदन जी, चूंकि राहुल गांधी ने भी जिक्र किया कि सभी राज्यों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन यूपी ने गजब किया, कमाल कर दिया। यूपी ने कमाल कर दिया। तो यूपी ने कमाल इस बार विपक्ष के लिए किया। जातीय समीकरण ही एकमात्र वजह रही जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं थी? कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया? या फिर जो मैं भी बिहार और यूपी में मैंने देखा, लोगों से हमने बात की, सांसदों के प्रति नाराजगी थी और सांसदों को यह लग रहा था कि मोदी जी के नाम पर हम जीत ही जाएंगे। ये एक बड़ी वजह रही? नहीं, दोनों वजह रही है। एक तो ये रही है जो पहले आपने जिक्र किया कि जातीय गोलबंदी किस तरीके से की गई, उस और टिकट का बंटवारा अखिलेश यादव ने जातीय गोलबंदी के हिसाब से किया। और कांग्रेस और अखिलेश यादव बार बार इस जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि भाई पूरे देश में किस तरीके से बैकवर्ड को सीटें नहीं मिल रही हैं, ये सारी जानकारी वो दे रहे थे पब्लिक के बीच। हालांकि जो फ्रंट लाइन मीडिया है उनकी बात को जमीन तक नहीं पहुंचा रहा था। बहुत सारी बातें उनकी जमीन तक नहीं पहुंची, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये बातें जमीन तक पहुंची और इसकी चर्चा हुई। संविधान खत्म करने की बात जो राहुल गांधी बार बार कहते थे, वो संविधान की किताब ऐसे दिखाते थे। आज भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में तो उन्होंने संविधान की किताब को ऐसे दिखाया। तो ये एक मुद्दा तो रहा ही रहा। लेकिन आप ये समझिए कि बीजेपी का जो वर्कर है उत्तर प्रदेश में, वो एकदम शांत बैठ गया, जो मैंने महसूस किया। और मैं बार बार इस बात को कहता रहा, आपके भी चैनल पे कहा, दूसरे सारे चैनलों पर मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश कुछ न कुछ कमाल करेगा, क्योंकि यहाँ जो है सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक में है और बहुत ही कांटे की टक्कर है। तो वो कांटे की टक्कर आज नजर आई। जो लोग पिछली बार 3 लाख 4 लाख वोटों से जीतते थे, वो इस बार 75,000 वोट से राजनाथ सिंह चुनाव जीते हैं। 1.5 लाख वोट से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं, जो पिछली बार 6 लाख वोट से जीते हैं। इसका मतलब, इससे आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये जातीय गोलबंदी तो थे ही, लेकिन गुस्सा कितना है।
जो जमीन पर नजर आ रहा था, लेकिन एक डर का माहौल था। डर की वजह से वोटर बोल नहीं रहा था, वोटर पूरी तरीके से चुप था और वो जाकर के वोट डाला। वोट डालने के बाद उसने बहुत जगह अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत जगह नहीं दी। लेकिन एग्जिट पोल के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि नहीं, उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। मैंने एग्जिट पोल के दिन भी यहां पर कहा था इसी चैनल पर कि किसी भी दशा में एग्जिट पोल सही साबित नहीं हो सकते हैं, और वही हुआ। एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए, जो मैंने कहा था वो सही साबित। आप देवकी रंजन जी मुझे ये बात समझाइए कि यूपी में योगी फैक्टर कितना महत्वपूर्ण रहा, या फिर इस परफॉर्मेंस के लिए योगी फैक्टर कितना जिम्मेदार है। छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार बंटी विवेक साहू जीत गए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है नकुलनाथ, कमलनाथ के बेटे हैं, हार गए। ये एक बहुत बड़ी हार है। बड़े बड़े दिग्गज भी हार रहे हैं और दोनों तरफ से हार रहे हैं। जनता की अदालत में जनता के पास अब जाते हैं तो आप न किसी बड़े दिग्गज की तरह अपने आप को बिहेव कीजिए, बताइए कि हम बहुत बड़े नेता हैं। आप जाइए, साधारण नेता बनकर जाइए, उनकी बात सुनिए और 5 साल तक भी सुनिए। ये एक मैसेज इस जनादेश के जरिए ज़रूर दिया गया है। ना आप एटीट्यूड लाइए, ना अहंकार लाइए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, सीएम योगी का फैक्टर, देवकीनंद जी, सीएम योगी का फैक्टर कितना चला? देखिए, पूरा देश जो है मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहा था। जब से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मतदान हुए और उसमें जो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत कहा जाएगा मिला, उसके बाद से ऐसा लगा, क्योंकि वहीं पर मोदी का नारा दिया गया था कि मोदी को वोट दीजिए, वहीं से ये नारा स्टार्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को एक फेस के रूप में सामने रखा, और यही भारतीय जनता पार्टी की गलती हो गई। मैं जो समझ पा रहा हूं उत्तर प्रदेश के खासकर देखने, भाई सवाल ये उठता है कि मोदी ने क्या किया जिसकी वजह से पब्लिक वोट दे। हालांकि 240 सीटें उनको मिल रही हैं, लेकिन मैंने जमीन पर देखा लोग ये सवाल कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि भाई मोदी जी को हम कितनी बार वोट दें? क्या हम 5 किलो राशन के लिए वोट देंगे? क्या हम और सांसदों के प्रति भी नाराजगी थी, और सांसद भी मोदी के नाम पर जीत जाते थे, 5 साल तक कुछ नहीं करते थे। मैं वही बता रहा हूँ जी। मोदी, देखिए ये तो गलत परसेप्शन एक गलत बनाया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि मोदी के नाम पर लोग जीतते थे। देखिए 2014 में जब चुनाव हुआ तो उसका मुद्दा अलग था, कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश की जनता थी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आई। 2019 में एक पुलवामा कांड हुआ और लोगों को ये लगा कि इस बार एक मजबूत नेतृत्व है, उसको एक बार एक मौका और देना चाहिए, और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया। लेकिन जो डिलीवरी है, वो डिलीवरी अगर लाभार्थी को आप छोड़ दीजिए और एक एक्सप्रेसवे, हाईवे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर आप किनारे कर दीजिए, तो डिलीवरी क्या है? करप्शन के मामले में करप्शन रत्ती भर नहीं रुका, भले करप्शन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में। ठीक है, संजय बलौदी जी, जी ये आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि पीएम मोदी का चेहरा ही आप आगे कर लिया आपने, और वही चेहरा रिपीट करते करते कहीं जनता ये सोचने लगी कि भाई कितनी बार हम वोट करें, जो देवकी जी कह रहे हैं। लोगों ने टेलीविजन देखना बंद कर दिया कि बार बार सुबह से शाम तक मोदी जी दिखाए जा रहे हैं। नहीं, आपको किसी एक्टर का चेहरा देखना है या किसी ऐसे कार्य पुरुष का या कार्य सम्राट का जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चेहरा तो प्रियंका गांधी जी का भी अच्छा लगता है, जो है इंदिरा गांधी से उनकी नाक मिलती है, स्वयं उन्होंने कहा है। हमें यहाँ पे चेहरा देखने की बात नहीं, जैसा आपने कहा कि भाई चेहरे का मतलब है कि आपने कहा क्या किया। मुझे बताइए, क्या धारा 370 काम नहीं था? क्या आर्टिकल 370 हटाना कार्य नहीं था? 3 तलाक हटाना क्या कार्य नहीं था? आप देखिए, एक मिनट, आप लगता है बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे ये बताइए कि धारा 370 से इस देश के किस व्यक्ति का फायदा हुआ? अच्छा, फायदा किस प्रकार का चाहिए? कश्मीर में लोगों ने जमीनें खरीदी, फायदा आप तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसी बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जाकर कहते हैं कि राजस्थान वालों को 370 से क्या फायदा? 3 तलाक का मुद्दा, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। 3 तलाक से मैं समझ गया। संजय जी, अब तो जनादेश आ गया, अब तो आपको लगे, आपको स्वीकार करना चाहिए कि ये मुद्दे काम नहीं आए। हिंदू बिरादरी है, उसमें कितनी महिलाएं तलाक को लेकर के परेशान हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस पर बात करी? वो भी तलाक को लेकर के परेशान है।
बहुत सारी महिलाएं हैं, वो मुस्लिम नहीं, ये महिलाएं मुद्दे हैं। काम नहीं किया, इन नहीं, मुद्दों ने ये- असर नहीं किया। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक चेहरा प्रमोट किया है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और वो चेहरा प्रमोट करना कोई गलत भी नहीं है, ये होना भी चाहिए। विपक्ष के पास तो कोई चेहरा ही नहीं था, आप भी जानते हैं। मगर बात क्या है, यहाँ पे एक ऐसा नैरेटिव, ऐसा एक झूठ फैलाया गया कि इतनी बार वो झूठ बोला गया कि लोगों को सच लगने लगे। आप देखिए, किसने झूठ बोला? नहीं, कांग्रेस की तरफ से क्या झूठ देखिए बोला? ना, क्या झूठ बोला? जातिगत जनगणना से लेकर, आरक्षण से लेकर, संविधान बदलने से लेकर तमाम। अच्छा, एक बात बताइए, बेरोजगारी, महंगाई। आपके ही नेता ने ये बयान दिया था कि संविधान बदल देंगे हम। संविधान किस प्रकार का? गलती संशोधन और बदलने में बड़ा फर्क है। यही तो है, चुनाव के समय में गलती आपके नेता ने की है, उन्होंने जिसे लेकर वो अब उड़ गए। तो कौवा कान लेके उड़ गया, तब आप बचाते रहिए कान। नहीं, तो बात वही है ना कि एक झूठ को आपके 10 बार। नहीं, एक झूठ को क्या, आपके नेता ने बयान दिया, वो तो कहते रहे कि भाई बीजेपी के नेता ने बयान दिया, हवाला देते रहे कि भाई उन्होंने अनंत हेगड़े जी शायद नाम है उनका, लल्लू सिंह भी बोले थे। नहीं तो इस तरह के बयान आएगी भाई 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान में बयान तो जयराम रमेश ने दिए, बयान तो जो है वोट जिहाद का जो है अंसारी साहब की पोती ने भी दिए, उन्होंने मणिशंकर अय्यर ने बयान दिए, जी, सैम विक्रम पित्रोदा जी। ने बयान दिए हैं। ठीक है, विक्रम है जी। ना? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मोदी का चेहरा काम नहीं आया, उनको ये समझना चाहिए कि आज मोदी के चेहरे पे ही बीजेपी को 240 से ज़्यादा सीटें मिली हैं। अगर आप कहते हैं कि एक ही आदमी को प्रोजेक्ट किया गया, एक ही आदमी को, तो उसको उसके नाम पे ही 240 सीटें आई ना कम से कम। अब मैं आता हूं कि मोदी, देखिए मोदी जिस चीज़ों के बेनिफिशरी रहे हैं, शायद इस चुनाव में उसी ने उनको घाटा पहुंचाया। जैसे इसके पहले 2014 में सोनिया गांधी का एक बयान आया कि भाई ये गुजरात के जो है खून के जो है वो प्यासे लोग हैं, लोग मौत के सौदागर हैं। 2019 में भी कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो उनका बयान जो है मोदी के काम आया कि किसी ने नीच बोला, किसी ने जो है उनको कुछ जानवरों से भी तुलना कर ली। मेरा ये कहना है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी का एक बयान जो है जिसमें मंगलसूत्र वाला है, लोगों ने उसका बहुत ही बुरा एक तरह से फील किया। और मुझे लगता है ये बयान जो है बीजेपी को कई सीटों को हरवाने में काम किया। मंगलसूत्र वाला, ये मुझे लगता है मंगलसूत्र वाला जो है बाद में, हालांकि बीजेपी ने उस बयान को ज़्यादा नहीं उठाया, थोड़ा दिन चलाया, उसके बाद उससे वापस ले लिया। लेकिन ये कहना कि मोदी जी का फेस नहीं चला, मुझे लगता है आज भी मैं कई राज्यों में, कई शहरों में घुमा, मुझे एक आदमी ऐसा नहीं दिखा जिसने ये कहा कि मुझे मोदी को हराने के लिए बीजेपी को हराना है। हर आदमी ने कहा, का भी जिक्र तो मोदी जी नहीं किया था। हाँ, हर आदमी ने कहा कि नहीं, मोदी ने जो करना था मंगलसूत्र का। एक और ब्रेकिंग बड़ी खबर, दिल्ली चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जीते हैं। दिल्ली में तो कांग्रेस प्रत्याशी को हार मिली है, 89,000 वोटों से हराया है प्रवीण खंडेलवाल ने। दिल्ली में तो सातों के सातों सीटें बीजेपी के खाते में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन चलाने। आलोक शर्मा भोपाल से 5 लाख वोटों से जीते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव को हराया। एमपी में गजब, आप कहते भी हैं एमपी गजब है, तो एमपी से जो कम से कम बीजेपी को राहत, बहुत बड़ी राहत मिली है और बड़े अंतर से। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी जीत गए हैं, माधवी लता को यहां पर उतारा गया था लेकिन 3 लाख वोटों से हराया। माधवी लता के बारे में हवा बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन हैदराबाद से 3 लाख वोटों से माधवी लता हारी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वो अपना किला बरकरार रखा। अभी हैदराबाद का कम से कम गढ़ जो है वो बरकरार है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से अजय भट्ट जीते हैं। उत्तराखंड से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी को 33,000 वोटों से हराया। उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ से भी कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी जीते हैं। लगातार अब अलग अलग जगहों से नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 20,000 से अधिक वोटों से रमेश अवस्थी जीते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा को हराया। मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 के अंदर ही मार्जिन ज़्यादातर सीटों पर है। यूपी के पीलीभीत से डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद चुनाव जीत गए हैं। एसपी उम्मीदवार को 1,64,000 से ज़्यादा मतों से मात दी है। यूपी के पीलीभीत से डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद की जीत। ये लगातार अलग अलग सीटों से, मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की जीत हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को हराया। एक हॉट सीट बीजेपी प्रत्याशी जो कि अभिनेत्री भी हैं कंगना रनौत, तो उनकी जीत हुई है। मेरठ से अरुण गोविल भी जीते हैं। तो ये दो जो स्टार, अरुण गोविल हो या फिर रवि किशन हैं, कंगना रनौत हैं, तो यहाँ पर कुछ ग्लैमर का भी असर दिखा। ये अलग बात है कि बाकी सीटों पर जातीय गोलबंदी की बात कही जा रही है या फिर मुद्दों
में कहीं ना कहीं कमी बताई जा रही है, भटकाव बताया जा रहा है। अब विश्लेषण अपने अपने मुताबिक होगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई बीजेपी के सामने अब स्थिति ये है कि अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़े स्तर पर समीक्षा करनी होगी, या तो सांसदों के परफॉर्मेंस को लेकर, क्या सांसद जीतते हैं तो 5 साल तक कुछ नहीं करते, नाराजगी सांसदों के प्रति होती है, या फिर पीएम मोदी के चेहरे को लेकर जो बताया जा रहा है कि एक ही चेहरा बार बार प्रमोट करना वो नाकाम हुआ, या फिर मुद्दे मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान, ये सब नहीं चलेगा। ये समझना होगा, ये विश्लेषण करना होगा। बस कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या कुछ कहेंगे सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। बीजेपी जरूर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, पीएम मोदी बड़ा चेहरा रहे पूरे चुनाव प्रचार में, और लगभग अब जितनी भी रैलियां हुई, रोड शो हुए बीजेपी उम्मीदवारों के लिए, वहां पर क्या स्थिति रही ये भी देखना होगा। पीएम मोदी थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और अलग अलग सीट से जीत हार को लेकर भी खबरें आ रही हैं। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया है। नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और जनता का आभार जताया है। कहा कि स्नेह के लिए जनता जनार्दन को नमन है। ये देखिए आप जो पोस्ट किया है, और इसका इंतजार भी था कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। ये भारत के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि, और एनडीए पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है, लेकिन क्या बीजेपी पर भरोसा जताया है, और बीजेपी पर जो पहले से भरोसा था वो कम हुआ है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इन सवालों को लेकर हमारी चर्चा भी जारी है। ये सवाल मैं करना चाहूँगा विक्रम जी आपसे भी। ये कांग्रेस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप खुश क्यों हो रहे हैं कि हम 98 सीट ले आ रहे हैं? इसलिए मैं यही दिन में बात हो रही थी कि कांग्रेस कभी 400 से ऊपर सीटें ला चुकी है, और कांग्रेस आज 100 सीटों को या 100 सीटों तक पहुंचने को बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है। ये कांग्रेस का राजनीतिक जो एक पोजीशन है, ये देश में देख लीजिए। कांग्रेस के बारे में 2 बातें कहूँगा। कांग्रेस को जो 100 सीटें आई भी हैं ना, तो आप जहाँ जहाँ बीजेपी से उसकी डायरेक्ट फाइट है, कांग्रेस वहाँ नहीं आ पाई है। एक हरियाणा छोड़ दीजिए, वहाँ भी बराबरी का है। कांग्रेस ने कहीं एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां उसने स्वीप किया हो। कांग्रेस धारा के साथ, लोगों के साथ चल के यहाँ तक पहुंची हुई है, चाहे बिहार कह लीजिए, चाहे यूपी कह लीजिए, चाहे इवन केरल कह लीजिए। जहाँ पे तमिलनाडु में भी मैं यही बात कहूँगा, कांग्रेस ने अकेले वहाँ पे, मैं तो बिहार में ये देख के आया हूँ कि कांग्रेस वहाँ पे लड़ी ही नहीं, बल्कि उन्होंने छोड़ दिया था सब कुछ जो है राजद पे, कि राजद जो चाहे वो करे। उनके उम्मीदवारों का चयन राजद ने किया, उनके प्रचार के बारे में राजद ने फैसला किया। राहुल गांधी गए जरूर 2-3 बार, लेकिन वो उस तरह से नहीं लड़े। तेजस्वी यादव ही अकेले चुनाव प्रचार में नजर आए। मेरा उसमें तेजस्वी के बारे में सिर्फ एक आकलन है, एक मैं कहना चाहता हूं उनके बारे में कि उनको एक तरह से बहुत बड़ा एक लॉन्चिंग पैड पहली बार मिला, जब उन्होंने अकेले, इवन परिवार में बहुत सारे लोग राजनीति में हैं, लेकिन 2 लोग चुनाव और भी लड़ रहे थे, लेकिन उनका प्रेजेंस ऐसे स्टेट वाइज नहीं था। तेजस्वी यादव को बिल्कुल एक खुला मैदान दे दिया गया कि जो चाहे वो करो, लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी। कई ऐसे यादव नेता हैं जो तेजस्वी यादव के उनके व्यवहार से, उनके टिकट चयन को लेकर नाराज भी दिखे। राजवल्लभ यादव। ठीक है, बात कांग्रेस की हो रही थी। सरस पटेल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे से जुड़ गए हैं जी। तो सरस जी, सवाल यही था अभी, और पहला सवाल आपसे, हम आपको बधाई दें या फिर आपके लिए भी, बीजेपी के लिए तो चलिए आत्ममंथन की जरूरत होनी चाहिए, बीजेपी को नुकसान हुआ है, फिर भी सरकार बनाने जा रही है, आप किस बात पर खुश हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम हमारे परफॉर्मेंस से खुश है। जहाँ तक बधाई की बात है तो हम बिल्कुल बधाई के पात्र भी है, लेकिन साथ साथ हम भी एक आत्मचिंतन, आत्मावलोकन हम करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में आजकल दिख नहीं रहा है, जो मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कैसे जनता ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण स्टेट से बिल्कुल नकारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी सभाएं करी, वहाँ पे कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीड किया। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री खुद की लीड जो है 4.5 लाख से आज 1.5 लाख के आसपास अभी वो घूम रहे हैं, उनसे ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो ये यूपी की जनता ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी को नकारा है। ये आत्मावलोकन प्रधानमंत्री कांग्रेस को भी स्वीकारा नहीं है जनता ने, करना चाहिए।
क्षेत्रीय पार्टियों को बिल्कुल स्वीकारा स्वीकारा है, है। ममता बनर्जी को स्वीकारा है, यूपी में अखिलेश यादव को स्वीकारा है। कांग्रेस का मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप क्यों खुश हो रहे हैं भाई? 100 सीट भी नहीं पहुंच पाए आप, 318 पर लड़े। 30% से भी कम स्ट्राइक रेट। हम 318 पर लड़कर हमारी आप 100 सीट्स का जो 100 का आंकलन आंकड़ा नहीं था, छुपा रहे हैं, तो बीजेपी को आप सलाह दे रहे हैं, अच्छी बात है। आपके लिए अभी भी आत्ममंथन, और इतने हार के बाद 14, 19 और अब 24, 44, 54 और अब 98, कितना बढ़ा आपका? हमने हमारी सीट टैली डबल करी है। हमारे घटक दलों के साथ हमने एक बड़ा दिल रख के जो सीट्स हमने उनको दी थी चुनाव में लड़ने के लिए, वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी ने अच्छा किया है। और इंडिया अलायंस एज अ होल जो कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन लीड किया, कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र सर मेरा वही तो सवाल है कि आप अखिलेश जी के सहारे आप वो 6-7 सीट यूपी में ले आ रहे हैं, तेजस्वी के सहारे 2 सीट लेके आ रहे हैं बिहार में, है ना? हम ना किसी के सहारे थे, ना कोई हमारे सहारे की था। शादी में अखिलेश जी के दीवाना। साथ मिलके हमने चुनाव लड़ा और जनता ने हमें एक्सेप्ट किया है। ये इतनी विनम्रता आप में होनी चाहिए। मैं उसको विनम्रता बात को है स्वीकारने सर, की। बिल्कुल मैं नंबर कह रहा हूं वन, बधाई नंबर दूं वन, अगर आप नंबर वन, इतने में नंबर खुश वन, हैं, नंबर इतने में खुश हैं एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते। सॉरी, इतने में खुश हैं आप एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, तब तो लीजिए, जी भरकर बधाई लीजिए। लेकिन मेरी सलाह है कि अभी आपको भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि 318 पर लड़कर सहयोगी पार्टी के साथ गठबंधन करके तब भी आप 98 या 99 जीतते हैं, 100 नहीं पहुंच पाते हैं। वो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हर जीत में या हार में हमेशा आत्मावलोकन होना चाहिए। तो बिल्कुल हम खुश हैं, लेकिन आत्मावलोकन हमारा जारी रहेगा कि कैसे ये जो 99 सीट है इसको और बढ़ाया जाए फ्यूचर में, क्या हमारी कुछ कमियां रही होंगी स्टेट्स में, और हम ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी ट्वीक करनी चाहिए और कहीं गठबंधन हमें क्या करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बट विद दैट सेड, प्रधानमंत्री मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को करारा तमाचा मारने का काम किया है। ये भी पूरा देश आज आपके तो बना टीवी के रहे माध्यम हैं, से वो देख रहा है। आप सरकार तो बना रहे लेकिन हैं तमाचा ना? खाकर सरकार बना रहे हैं ना, तमाचा खाकर सरकार बना रहे हैं। इसको तमाचा खाकर बात वही आ गई। आप तो कांग्रेस कहाँ के कहाँ चलेगी अभी भी नहीं सुधर पा रही है, अभी भी नहीं समझ पा रही है। वो अभी भी वो इतने खुश हैं, बेगानों की शादी में वाली बात हो रही है। अरे आपको केजरीवाल खा गया, आपको ममता बनर्जी खा गया, आपको अखिलेश यादव खा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि आज जो उनका हाल है वो ये है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कौन कर रहा है? क्योंकि नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट केजरीवाल मांगा ने जा रहा दिल्ली था। में, दिल्ली में, पंजाब में सुबह साफ कर दिया, उससे केजरीवाल की गोदी में बैठ गए। मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनिएगा, तमाचे की धैर्य बात कर रहे हो। और जो ये तो धैर्य देखिए नहीं कांग्रेस है, को कितना बड़ा इसलिए तमाचा भारत लगा की है जनता ने, पिछले देश की 15-20 जनता ने वर्षों से। आपको नकारा है। इतने आपको राज्यों में तमाचा कांग्रेस मारने का साफ हो काम चुकी किया है। क्योंकि 4.5 अरे भाई साल साहब, पिछले कांग्रेस 10 साफ हो सालों चुकी है, से अभी भी आपने दूसरे के जनता कंधे की में आवाज बंदूक लेकर नहीं चल रही सुनी। है। आपने जनता की आवाज नहीं सुनी, इसलिए जनता देश की की जनता आवाज ने ने फिर भी करारा सरकार तमाचा बना मारने रही का है। काम किया है। आपने झूठ आप- बोल बोल के आप- जनता को बरगलाया है। कांग्रेस ने आपको झूठ बोल patience बोल होना के चाहिए। लोगों को भय दिखा भारतीय के, जनता पार्टी तुष्टीकरण की को, नीति अपना के, भारतीय जनता वोट पार्टी जिहाद को की जैसी पेशेंस बातें होना कर चाहिए। करके लोगों जनता को की बरगलाया आवाज है। सुनिए, ये समझिए पहले जनता आप। की आवाज नहीं सुनी, इसलिए जनता के आज भी मैंडेट जो है चुनाव परिणाम आए प्रधानमंत्री के हैं। प्रति और अगर है, आगे आज भी भी ऐसा सरकार करते बनाए रहे हैं। तो देश की जनता आपको धरातल में आगे जाने भी का देखिए, जनादेश देगी। आपके कई तो लोग जो है ना उम्मीदवार जो प्रत्याशी जीत कर आए, इतने महत्वाकांक्षी है कि जैसा इन्होंने गठबंधन बनाया वैसे टूट भी जाएंगे, क्योंकि विचारों का कहीं मेल ही नहीं है। इंडी है, कहीं विचारों का मेल नहीं है। मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कौन सा विचारों का मेल है? सिंगल पॉइंट, अरे दिल्ली में आपने देख लिया, जनता ने दिल्ली में मैंडेट दे दिया ना आपको। जिस शीला दीक्षित को गाली दे दे के केजरीवाल जी दिल्ली में 7 सीटें हैं, यूपी में 70 चलो सीटें ठीक है, हैं। एक सेकंड महाशय, अब एक महाशय, मैं बीजेपी वालों को नहीं, भी कहना देखिए, चाहूंगा देखिए, कि भैया देखिए, एक सरस जी देखिए आज ये स्थिति है, आज एक सेकंड बहुत स्पष्ट मायना है। तो जब आप कंडक्ट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं सरस जी, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, सवाल सुन लीजिए। यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन आई आंसर ही डजंट इंटरप्ट। ओके, सवाल सुन लीजिए। देखिए, एक चीज स्पष्ट है इस जनादेश में कि बीजेपी और कांग्रेस
दोनों को बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कांग्रेस तो बैसाखी के सहारे चल ही रही थी, अब बीजेपी को भी बैसाखियों की, अब नीतीश जी का फोन कर रहे हैं, नीतीश जी को आप कर रहे हैं, है ना, चंद्रबाबू नायडू कहीं इधर उधर ना चल जाए, ये अब दिल में धुकधुकी हो रही है, तो उनके बिना आप चल नहीं पाएंगे। तो बीजेपी वालों को भी अब ये समझना होगा कि आपको ये हालत, आपकी हालत कर दी गई कि आप बैसाखी के सहारे चलोगे, और कांग्रेस तो बैसाखी के सहारे चलने में ही खुश हो रही है। मैं सवाल है कि क्या राष्ट्रीय पार्टी का एक बार फिर से, जो पहले कुछ दिनों तक लग रहा था क्षेत्रीय पार्टियों का पतन हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों का फिर से उदय हो रहा है? नंबर 1, पिछले 4 साल से हर बार संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते थे, छाती पीट पीट के कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। तो ऐसे प्रधानमंत्री का घमंड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का घमंड चूर चूर करके उनको बैसाखियों के बल चलने पर मजबूर कर दिया है। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। क्या इस जीत से हम खुश हैं? क्या इस क्वांटम ऑफ विक्ट्री से हम खुश हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसमें आत्मा अवलोकन करेंगे कि हम कैसे इसको इंक्रीज करें। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की ये जीत है? तो बिल्कुल नैतिक इनकी हार हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, देवकीनंदन, ठीक है सर, मैं आता हूं, देवकीनंदन जी, यही सवाल मेरा है, क्या एक बार फिर से वाराणसी में भी दिखती है? ठीक है सर, सरस जी मैं आता हूं, जो लीड है वो क्षेत्रीय पार्टियों का एक बार फिर से उदय होना, क्षेत्रीय पार्टियां फिर से मजबूत स्थिति में आ रही हैं, और वो ऐसी स्थिति में जहां पर वो सरकार बनाने और तोड़ने में उनकी अहम भूमिका है। आज टीडीपी और जेडीयू के सहारे बीजेपी है, और समाजवादी पार्टी के सहारे यूपी में थोड़ा बहुत सीट, या तेजस्वी के आरजेडी के सहारे बिहार में थोड़ा एक आध सीट लेके कांग्रेस खुश हो रही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो 96-98 से होती है। उसी के बाद से लगातार अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए का गठन किया और एनडीए की सरकार चली। एनडीए की जब सरकार गई तो यूपीए की सरकार आई। यूपीए की जब सरकार गई 10 साल बाद, तो नरेंद्र मोदी जी नेता बनकर के उभरे, तो लेकिन उन्होंने भी एनडीए बनाया। मतलब वो अकेले खुद नहीं मैदान में आए, वो अपने साथियों के साथ आया, उनके साथ महाराष्ट्र में साथियों की जरूरत नहीं पड़ी। 2014-19 में स्थिति थी कि कंफर्ट लेवल में जरूरत पड़ी, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने अपना दल से समझौता किया उत्तर प्रदेश में। मजबूरी नहीं थी सर, 2014-19 में तो कंफर्ट लेवल पर थे ना। चलिए, इस बीच उड़ीसा को लेकर भी, उड़ीसा में चूंकि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो उड़ीसा को लेकर भी पीएम मोदी ने एक्सपर्ट पोस्ट किया है और जनता का आभार जताया है। बीजेपी लोगों के सपनों को पूरा करने उड़ीसा को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, ये पोस्ट में लिखा है, पीएम मोदी ने लिखा है, और जनता का आभार जताया है। चूंकि उड़ीसा में नवीन पटनायक, हालांकि बीच में उनकी सेहत की भी चर्चा हुई थी, लेकिन लंबे समय से, और उसके बाद अब बीजेपी की वहां पर वापसी, तो सुशासन और संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि ये जीत हुई, उड़ीसा की प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, और लगातार हम उड़ीसा के विकास में जुटेंगे। कुछ ही देर में पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचने वाले हैं। वहां की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम कार्यकर्ता स्वागत के लिए इंतजार में खड़े हैं। बीजेपी मुख्यालय जब भी पहुंचते हैं तो बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, नारेबाजी होती है, स्वागत में फूल बरसाए जाते हैं। इस बार ज़रूर बीजेपी के लिए भी स्थिति ऐसी है कि वो जश्न मनाए या आत्मावलोकन करे। सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी की जीत जैसी नहीं लग रही है। क्या संजय जी? जी, जश्न जैसी मैं इसे थोड़ा इत्फाक रखूँगा, क्योंकि देखिए, जैसे हमारे पहले सरस जी कह रहे हैं कि भाई नैतिक हार तो और जीत तो, हार और जीत तो है ही। इसमें नैतिकता का कहाँ प्रश्न है कि भाई नैतिकता के आधार पर, अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा नेताओं को तो फिर घर पे बैठना पड़ेगा करके, ठीक है। मगर जैसे कि आपने कहा कि निश्चित तौर पे इसमें थोड़ा हमें संयम रखना चाहिए और आने वाले टाइम पे देखना चाहिए कि ऊँट किस करवट बैठता है। मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान, अब ये सब मुद्दा छूट जाएगा कि अभी भी आप देखिए? नहीं, बिल्कुल मुद्दा, देखिए जो मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है, निश्चित तौर पे ये भी मुद्दा। मंगलसूत्र मुझे बताइए, छीन लेगा, भैंस खुल जाएगा, नहीं, ये सब बातें आपको लगा कि अब नहीं होनी चाहिए थी? तो ये देखिए ना,
जब आप वोट जिहाद की अगर बात कर सकते हैं, आप संविधान को झूठ झूठ बोलकर संविधान बदलने की बात कर सकते हैं। नहीं, मैं अभी भी कहूँ सर, आपके नेता का बयान था, नहीं, तब वो तमाम चीज आपने मौका कहने दिया। का मतलब है विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तमाम इन चीजों को, इन मुद्दों को बोल सकते हैं, तो फिर ये चीजें क्यों नहीं आएंगी। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया उसके आधार पर ही बयान दिया गया। नहीं चला सर, कर्नाटक मैं अब कह रहा हूं, अब मान लीजिए कि अब ये मुद्दा ये सब नहीं चलता है। अब जनता ने बता दिया कि आपको किस एजेंडे पर चुनाव लड़ना है। आप अपने काम पर आइए, आप अपने काम गिनाते, हमने एयरपोर्ट बनाया, रेलवे का ये काम किया, हाईवे बनाए, आपने अयोध्या में आपने अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया, मंदिर बनाया, अयोध्या हार रहे हैं आप। देखिए, तो कहीं ना कहीं आपने मुद्दों का भटकाव कर दिया। आप अपने काम पर शायद वोट मांगते तो कुछ स्थिति अलग होती। देखिए मेरा मानना है कि विकास सिर्फ ये नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कितना संचित करते हैं, आप किस तरीके से चलते हैं, आपके पास कितनी गाड़ी है। मेरा मानना है कि विकास एक पैरेलल एक बॉडी है और एक सिस्टम है कि जहां सिर्फ उसकी लाइफ स्टाइल को देखकर नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपकी संस्कृति है, आपकी परंपरा है, आपका धर्म है, आपकी पहचान है, ये तमाम चीज़ हैं, भाषा है, तमाम जनता नहीं चाहती ये भी पैरेलल जानी चाहिए, तभी जाके विकास। धर्म एक अलग है, चुना धर्म और राजनीति को मत जोड़िए। जनता ने आपको ये बताया है कि धर्म और राजनीति को मत जोड़िए। नहीं, धर्म का मतलब ये नहीं है। धर्म का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर की बात में। अच्छा मुझे बताइए, सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसी चिढ़ क्यों हो जाती है कांग्रेस को? अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो कम्युनल बन जाते हैं, मगर हम कुछ दूसरे उपासना स्थलों की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म बन जाते हैं। अगर हम बहुसंख्यक हिंदू की बात करते हैं तो भाई जो है कम्युनल है। ओबीसी जैसे लोग और कांग्रेस के लोग अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरे धर्मों की बात करते हैं तो सेकुलर कहलाता है। आपने बहुसंख्यकों को हमेशा हाशिए पे रखा। आरक्षण पे आपने वही किया ना। कर्नाटक में यहाँ पे पश्चिम बंगाल में क्या दिख रहा है? आपने कहा जी गरीबों का, वंचितों का आरक्षण कौन कर रहा है? यही तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई तुम आरक्षण की बात कर रहे हो। आपको एक बात पता है, बिहार में भी मुस्लिम आरक्षण है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपकी सरकार है। बिल्कुल, किस बेस पे, किसके पेशर पे, किस तरीके से किया गया? आज देखिए नीतीश जी को क्यों नहीं बोलते हैं कि हटाइए? नीतीश जी को तो बोला गया है ना उस समय, विपक्ष में दूसरे उसमें बोला गया। अब तो आप बोल भी नहीं सकते, विरोध हुआ है। अब तो आप बोल भी नहीं सकते, नीतीश जी को नाराज भी नहीं कर सकते। आज जो हमारे वहाँ के उप मुख्यमंत्री जी थे, मोदी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं, उन्होंने तो इस चीज़ का विरोध किया था। आप छुट्टियां दे रहे हैं, आप इस तरीके से कैसे छुट्टियां दे रहे हैं? अब तो नीतीश जी को आप नाराज भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो नाराज तो कोई, देखिए राजनीति में ना तो कोई खुश होता है ना कोई नाराज होता है। इसमें तो आप भी जानते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं। यहाँ तो जो है अवसरों के हिसाब से जो है पैंतरे जिस मुसलमान और जिन चीज़ों का अभी असर नहीं हुआ, मैं उसके देवकी जी के पास आऊँ उससे पहले मैं एक बात इसमें सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी नीतीश कुमार ने की और चुनाव प्रचार में इस बार भी उन्होंने कहा मदरसों को अनुदान नीतीश कुमार करते हैं। संगत का सर, संगत किसकी? आपकी संगत का? नहीं, हमारी संगत नहीं, आरजेडी की। नहीं, 2005 से एनडीए की सरकार में दिया जा रहा है। जब से आप हैं उनके साथ, बीच में इधर गए आरजेडी में, लेकिन ज्यादातर समय आपके साथ रहे। तो आप और जो सुशील मोदी का निधन हो गया, डिप्टी सीएम थे आपके, आप दोनों की मिलकर सरकार थी जिन्होंने वहाँ कब्रिस्तान की घेराबंदी की। जिस कब्रिस्तान का मुद्दा आप करते हैं, आज मदरसों का जिक्र करते हैं, वहाँ मदरसों को अनुदान दिया जाता है, सरकारी अनुदान मिलता है। ये फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों? नहीं, डबल स्टैंडर्ड देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास है। आपने उस विकास को कौन लेके गया? मुझे बताइए ना, कौन उसको आधार पे अलग तरीके से लेके जाने का प्रयास किया? प्रधानमंत्री जी ने कभी, आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आप राशन फ्री बांटने का देखिए, कभी क्या प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा? मगर आपने जब वोट जिहाद की बात कर दी, आपने संपत्ति कर लगाने की बात कर दी, आपने तमाम झूठ बोल के आरक्षण जो है एक विशेष समुदाय को खुश रखने के लिए आरक्षण में कटौती करके एक विशेष वंचितों का, अनुसूचित जाति जनजाति हमारे ठीक है सर, ठीक है, बोलना पड़ा लेकिन वो असर नहीं किया, वो अपील काम नहीं आई। और देखिए एक सीट और घट ही गया, 292 अब हो गया, 293 था। ठीक है, देखिए मैं इसमें दो फैक्ट्स की बात करूंगा। ये जो चल रहा है कि मुस्लिम आरक्षण है नहीं है, तो ये आपका ब्रेकिंग न्यूज आ रही है शायद। ठीक है, एक बड़ी खबर इस बीच, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी आई थी। आपने हमें अपने स्नेह और आशीर्वाद से निहाल कर दिया, रिश्तों का ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र अब राहुल गांधी ने भी किया कि मेरी बहन प्रियंका गांधी की मेहनत से अब रायबरेली और अमेठी खासतौर पर, इन दो सीटों पर तो प्रियंका गांधी ने डेरा जमा दिया था और इन दो सीटों में प्रियंका गांधी ने कड़ी मेहनत की है। और देखिए अमित शाह पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। बहुत मुमकिन है कि कुछ ही देर बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। बीजेपी के मुख्यालय पर अब इंतजार हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और इसके बाद पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। विक्रम जी, आप कुछ बात करें। मैं मुस्लिम आरक्षण के बारे में दो बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में संविधान इस बात का इजाज़त नहीं देता कि किसी को धार्मिक आधार पे आरक्षण दिया जाए। जो मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है वो एक जाति विशेष के होने के नाते मिल रहा है और उनको जातीय सूची में डालकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कहा कि पहली बार प्रयोग किया वो आंध्र प्रदेश में 2005 में प्रयोग हुआ, जब पिछड़ा आयोग की अनुमति के बिना कुछ वर्ग को ओबीसी का आरक्षण काट के इस मतलब एक धर्म के नाते उनको आरक्षण देने की कोशिश की गई, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित पड़ा हुआ है। एक कोशिश कर्नाटक में हुई, जब उस समय देवगौड़ा जी चीफ मिनिस्टर थे तब हुई थी। इसके अलावा अभी भारत में कहीं भी दोनों मामले अभी भी कोर्ट में फंसे हुए। तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कभी नहीं, आरक्षण कभी नहीं दिया गया, लेकिन हाँ आरक्षण देने की बात हुई। इसी चुनाव में बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को आरक्षण कोई संविधान का ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी को धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। बाद में उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा, उसमें उन्होंने कुछ सुधार किया कि नहीं, मेरा मतलब था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये कोशिश की गई है, कई बार कहा गया है कांग्रेस की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। वहाँ ये नहीं कहते कि हम धर्म के आधार पर नहीं देंगे, वहाँ ये भ्रम पैदा करके रखते हैं कि लोगों को ऐसा लगे कि हम उनको आरक्षण देना चाहते हैं, बीजेपी नहीं देना चाहती, जबकि संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि किसी को धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। बहुत स्पष्ट है ये। ठीक है देवकी जी, क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा। नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस के गठबंधन का नाम पहले यूपीए हुआ करता था, अब एनडीआईए है, इंडिया है, और एनडीए भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको। तो देखिए 2014 से जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो एक एनडीए की सरकार चला रहे थे। भले उनके पास बहुमत था, 282 का बहुमत 214 में था, 303 का 2019 में था, लेकिन उसके बाद भी वो एनडीए की सरकार चला रहे थे और एनडीए के घटक दलों को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बाकायदे शामिल कर रखा था। जैसे जेडीयू के एक मंत्री जब शामिल थे, अनुप्रिया पटेल मंत्रिमंडल में शामिल थी, महाराष्ट्र से लोग थे, मतलब एक पूरा एक गठबंधन की जो सरकार थी वो चल रही थी। तो ये सिलसिला बहुत लंबे, करीब 20-25 साल हो गया ये गठबंधन की सरकारों का सिलसिला चल रहा है। और एक बात जरूर है कि काफी लंबे समय बाद जो है 2014 और 19 में एक किसी सिंगल लार्ज बड़ी पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया था, लेकिन इस बार उस मैंडेट को वापस ले लिया। इस बार हम एक तरीके से कहेंगे कि हम पार्लियामेंट है, न तो भारतीय जनता पार्टी के पास मैंडेट है अकेले में और न ही कांग्रेस के पास मैंडेट है अकेले में। दोनों बड़ी पार्टियों के पास मैंडेट नहीं है। हालांकि जो सबसे बड़ी पार्टी है इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी है, 239-40 सीटें आई थिंक कि उनको मिलनी चाहिए, जो टैली उनकी बता रही है, और कांग्रेस 99 से 100 सीट के आसपास मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसको अकेले सरकार नहीं बना सकती है। वो उसे के सहयोगियों की जरूरत। कांग्रेस अगर कह रही है कि ये मोदी की नैतिक हार है, नहीं, मैं ये सब नैतिक हार तो नैतिक सब तो पॉलिटिक्स में होता ही नहीं है। अगर नैतिक हार की बात होती तो पूरे देश में मोदी के नाम पर वोट मांगा गया, 400 पार का नारा दिया गया, 350 बहुत देश भर के सारे जितने बड़े 30 मार्क विश्लेषक थे वो सब यही कह रहे थे कि 350 से कम तो सीटें आ ही नहीं सकती हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 350 सीटें से कम तो सीट बीजेपी आ ही नहीं सकती है, जो कभी बीजेपी के लिए काम किया करते थे। लेकिन 239-40 पे टैली रुक गई। तो अब क्या कोई नैतिकता की बात करेगा? कोई नैतिकता की बात नहीं करेगा। सरस जी, फिर नैतिकता की बात तो इधर भी लागू होनी चाहिए। नहीं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, चाहे इधर हो चाहे उधर। मेरा सवाल सरस पटेल जी से है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए क्या है, अगर उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने चुनाव के बाद एक नंबर दिया था 295 का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने।
तो उससे ये 60 सीट कम है। वो 295 के आसपास एनडीए नजर आ रहा है। और 295 के 292 एनडीए ने जा रहा, मतलब दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो 350 से अगर हम शुरू करते हैं तो 60 सीट करीब ये कम है और 60 सीट के बराबर ये भी कम है। सरस जी जल्दी तो से इसके ब्रेक लेना है मुझे। दोनों के नैतिकता की कोई बात, पॉलिटिक्स में वैसे भी कोई नैतिकता होती नहीं है। हाँ। ये पॉलिटिक्स ठीक है। में सिर्फ ठीक है, अपॉर्चुनिटी सरस होती जी। है। हर पार्टी अपॉर्चुनिस्ट होती है, चाहे वो मोदी जी कुर्सी 303 पर भी उन्होंने सरकार बनाई, 282 पर भी उन्होंने सरकार बनाई, और 239-40 पर जब मैंडेट नहीं है उनके पास अकेला, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बनना चाहते ठीक है, हैं। सरस जी का जवाब, सरस जी का ऑडियो। लिए है क्योंकि पिछले 4 साल में से वो उठकर हर बार ये कहते थे मैं एक अकेला सब पे भारी। और जहां तक इन्होंने एनडीए की सरकार चली 5 साल, वो जो गिनाया, तो ये कैसी सरकार चली थी 5 साल कि शिवसेना उनके घटक दल थी, लेकिन शिवसेना को रातों रात तोड़कर उसके 2 हिस्से कर दिए गए, एनसीपी को 2 बार तोड़ दिया गया। तो ये जो प्रधानमंत्री जी की और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और नड्डा जी ये जो खेल खेलते थे, इस बार ये खेल नहीं खेल पाएंगे। वो बिल्कुल बैसाखी के सहारे चलेंगे, जेडीयू और अपनी टीडीपी के, वो उनसे कोई बैड नहीं ले पाएंगे, उनसे ये नहीं कह पाएंगे कि हम आपकी पार्टी तोड़ दे। ये सारे जो खेल प्रधानमंत्री ने 5 साल किए थे ये नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, जहाँ तक 295 का नंबर था और जहाँ पर तक हम अभी 235 के आसपास है, तो ये 60 सीटें कम है। और प्रधानमंत्री ने तो 400 का नारा दिया था और वो 292 पे है, तो वो 118 सीटों पर कम है। और इस बीच एक बड़ी खबर, ठीक है सरस जी, कल मोदी कैबिनेट की बैठक सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। और ये पुरानी कैबिनेट जो अभी है, अब तो नए कैबिनेट का गठन होगा, प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से शपथ ग्रहण लेंगे। सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं। इसके लिए भी धन्यवाद। चलिए, सम्राट चौधरी बहुत सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जाहिर है कि बिहार में भी स्थिति, बिहार की सियासत में भी इन नतीजों का बहुत बड़ा असर हो सकता है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपर हैंड हो गए हैं, बड़े भाई के रोल में कम से कम आ सकते हैं। और बीजेपी जो खुद को मान कर चल रही थी कि अब नीतीश कुमार को अब साइड करके हम फिर से आ जाएंगे बिहार में, अब बार्गेनिंग की पोजीशन में नीतीश कुमार हैं, बीजेपी को सुनना पड़ेगा, ये स्थिति है। और इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में भी इन नतीजों का असर हो सकता है।